सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं लीना लियास और मेरे साथ आज मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और इसके साथ साथ काजी सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना ताहिर साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। और अगर काजी सईद साहब की बात करें और समी इब्राहिम साहब की बात करें तो एक बहुत ही लिथिल कॉम्बिनेशन बनता है जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं या कोई भी बात करते हैं। तो जो भी आज की डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, दोनों से हम उनकी राय लेंगे। ओवर टू यू समी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लीना, आपने बड़ी खूबसूरती से अपना दामन बचाया और सारा मलबा जो है वो काजी साहब और मेरे ऊपर फेंक दिया और साथ ही आपने एक लीथल कम्बिनेशन हमें करार दिया। अल्लाह खैर करे, ये शुरुआत बस मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह खैर करे। मौज़ूआत आपने कहा बिल्कुल जो सियासी आज के मौजू हैं उन पर हम बात करेंगे। लाहौर में मैं हूँ आज और जैसे आपने बताया सईद काजी साहब मेरे साथ हैं और यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस पे लेक्चरर्स प्रोफेसर्स पिछले 3-4 दिनों से धरना दिए हुए हैं अपने मुतालबात के लिए। 2 दिन पहले बनी गाला के सामने PhD डॉक्टर्स धरना दिए हुए बैठे थे और बेनज़ीर हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स वो बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सोचा नहीं था हमने कि PTI की हुकूमत में भी सोसाइटी के ये सेगमेंट्स इस तरह धरनों में बैठेंगे। नए पाकिस्तान में तसव्वुर ये किया जा रहा था कि शायद ये जो मुतालबात हैं सर्विस स्ट्रक्चर्स के, पढ़े लिखे लोगों के, ये प्रोफेशनल्स हैंडल करेंगे। DMG ग्रुप से अर्शा बाहर आ जाएगी और यही लोग उसको देखेंगे जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो इस पर हम बात करेंगे और वहाँ पर जो उनके हैं यूनियन के हेड उनको भी प्रोग्राम में लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रुकावट है, कौन रुकावट बन रहा है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो चल रहा है, एक बड़ा सवाल अभी तक इसका फ़ैसला नहीं हो सका कि ये जो कुछ हो रहा है अदालतों में, पॉलिटिक्स में, ये ढील है या ये कोई एलूजन है। आज मैं सईद काजी साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी हम बात कर लेंगे। चाइना ने एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है और अमेरिका से ये कहा है कि वो जो सैंक्शंस कमेटी है यूनाइटेड नेशन की, उसको बाईपास करके वो मौलाना मसूद अज़हर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए जो डायरेक्टली UN सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लेके गया है, इससे वो सैंक्शन कमेटी कमज़ोर हो रही है। और ये जो मसूद अज़हर साहब का ब्लैक लिस्ट करने का जो मामला है, इसको निगोसिएशन से अगर हल कर लिया जाए, गुफ्तगू से हल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर। लेकिन एक ख़बर आपको दिए जा रहा हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये रिकमेंड कर रहा है कि हम चाइना को ये जो रेजोल्यूशन है इसको वीटो करने से बाज रखें और अगर मसूद अज़हर साहब पर पाबंदी लगती है तो लगने दें पाबंदी, नहीं तो फैटफ में हमारे लिए जो है ना मसाइल पैदा हो जाएंगे। अजीब बात है कि कश्मीर के अंदर इतना जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पर जो कत्लो गारत हो रही है उस पर बात करने की बजाय, उसके हवाले से मौसर डिप्लोमेसी की बजाय फ़ॉरेन ऑफिस ये तजवीज़ कर रहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि जनाब आप तो बिल्कुल आने दें इसको, मसूद अज़हर साहब को इसको लिस्ट में आने दें और जो चाइना होल्ड पे डालता है इसको टेक्निकली जो वीटो करता है उसको वीटो से रोकें। एक अजीब बात है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़े मुतहर्रक किस्म के वो वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन ये समझ नहीं आई कि ये क्यों वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज सईद काजी साहब आपकी मर्ज़ी, जहाँ से मर्ज़ी शुरू हो जाएँ, लेकिन मुझे एक पहले तो ये बता दें कि ये क्या है, ढील है, कोई एलूजन है या तबलची अपना राग अलापते हैं और अलापते रहेंगे? वो था ना मुनीर, ऐसा मुझे याद रहे तो अगर कि जो सामने है उसको नज़र का धोखा समझो, इन दयारों को सदा ख्वाब की सूरत देखो। तो जाहिर है जो सामने नज़र आ रहा है वो एक तो कहानी है ना, एक तो कहानी है जो टेक्स्ट बुक्स में लिखी जाती है। ये आइन भी है बड़ा अच्छा माशाल्लाह लिखा, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है उसकी, ये सारी ये एक कहानी है। इसके पीछे एक अमली सियासत है और वो अमली सियासत मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं जो जहाँ से आपने शुरू किया था मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। एक मुल्क और एक समाज को क्या एक साफी चलाता है? MNA चला रहा है? कौन चला रहा है? ये जो लाइट ऊपर जल रही है ये MNA या कुछ साफी भेज रहा है, या इस जो टीचर्स हैं या जो आपकी हेल्थ वर्कर्स कल तक बैठी हुई थी वहाँ पे 1900 रुपया उनको 10 दिन का मुशायरा और मुआवजा मिलता है और उन्हें वहाँ गोलियाँ भी लग जाती हैं। जो रियल तबका है इस मुल्क का, जो 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 इस समाज और को बाकायदा रन करता है,
हम तो मिस रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैं सईद काजी ने 10 करोड़ रुपए का इलेक्शन लड़ के कौमी असम्बली में गया और जाके कार्टल्स का माउथ पीस बन गया और एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन अवाम के हक में नहीं किया। अगर बजट बनाया तो जो है वो बालादस्त तबकात के लिए बनाया और लोगों की जेबें काटी। अगर बजट पेश किया तो वो आलमी मालियाती इदारों के तीसरे दर्जे के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बनाया। सईद काजी वजीर खजाना है, उसने आगे पढ़ दिया। यार वैसे सईद काजी साहब, अगर आप वजीर ख़जाना बन जाएंगे ना, मुझे यकीन है आप वो बजट नहीं पढ़ेंगे। आप डॉक्टर मुबशर हसन की तरह का बजट बनाएंगे जिसमें 47% एजुकेशन के लिए रखा था उन्होंने। मुझे यकीन है कि आप वो तोते की तरह पढ़ना नहीं शुरू कर देंगे। नहीं, लेकिन मैं एक नुक्ता सिर्फ ये उठा रहा हूँ और एक दूसरी बात आ गई डील और ढील की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर आपने डील की है और आपने प्ली बारगेन कर ली है तो सबसे पहली बात क्या, सईद काजी ने प्ली बारगेन की तो सईद काजी की आइडेंटिटी और तशख्खुस क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर था, वजीर था या ब्यूरोक्रेट? नहीं, ये झूठ है। वो एक चोर था, उचक्का था, लुटेरा था जिसने सियासत में भेस बदला हुआ था, सहाफत का भेस बदला हुआ था उसने। जो लिहाजा सबसे पहले अगर ये डील करते हैं और इनको एक प्ली बारगेन मिलती है तो इट इज एन एडमिशन। और मैं एक और बात कहूं, इनका नजरिया रियासत जो है, इनके नजरिया रियासत में जेलें क्यों बनाई जाती हैं? ये लोग समाज में रहने के काबिल नहीं है, इन्हें समाज से दूर निकाल के ले जाओ और इन्हें जेलों में रखो। मैं रियासत और इनकलाब का नजरिया नहीं दे रहा जो लेनन ने, मैं इनका जो रियासत है जो पढ़ाते हैं कि जी हमने जेलें इसलिए बना रखी हैं कि समाज को हार्म करने वाले लोग जो हैं वो उनको उठा के जेल में फेंको। तो क्या है, हम क्या करते हैं? हम नवाजते हैं उन लोगों को जो चोर चक्के हैं, उनको जेलों में भी हम जो है 7 स्टार सहूलतें फराहम करते हैं। 21 डॉक्टर उनके लिए होते हैं और यहाँ पे जेलों में। तो ये लोग जिनके, मैं बड़ा खुश हुआ आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया उन प्रोफेसरों से जिनकी जो इंतहाई हकीर मुशाहरे पर हमारे बच्चों को इतने नामसाइद हालात में जो है पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं और उनका अच्छा काजी साहब, जो आपने बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक बातें की हैं, लेकिन जब भी हम तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो सारे मसाइल थे, चाहे वो स्ट्रक्चर का इशू हो, चाहे वो फाइनेंस का इशू हो, वो उन्हें विरासत में मिले हैं। और जो प्ली बारगेन की आपने बात की है, जो प्रपोज किया गया बिल जो कि अभी पास तो नहीं हुआ अमेंडमेंट के हवाले से नैब में, उसमें ये चीज़ वो शामिल कर रहे हैं कि प्ली बारगेन में अगर आप आएंगे तो इसका मतलब है आपने ऑफेंस कमिट किया है और आपने मान लिया कि आप जो हैं वो सजा याफ्ता हैं। जी, ये प्ली बारगेन में आप एडमिशन एतराफ़ तो है, ये बिल्कुल एतराफ़ तो हो जाता है जो आपने बात की। और पहली बात क्या आप कह रही थी? हाँ, मैं अहम बात आपने की थी जो मैं मिस कर गया, जो पहला सवाल का आपका हिस्सा था गालबन। मैंने आपसे कहा कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि चाहे वो सर्विस स्ट्रक्चर हो या फाइनेंस के, मुझे याद आ गया देखें ये बात पार्शली ठीक है। इमरान खान की अपोजिशन ना पीपीपी है ना मुस्लिम लीग नून है। उसको लेगेसी में जो निजाम मिला है वो बुजदार क्या करे इस बहुत सीधा और टूटे फूटे निजाम में? हम उसके रोज लठ लेके पीछे पड़े होते हैं। और ये एक डिस्क्रेडिटेड, मुझे बताएं फ्रांस में हमसे यही निजाम है ना, तो फ्रांस में अभी हर वीकेंड पे मूवमेंट क्यों चलती है? वो कहते क्या है? और वेल्थ क्रिएट हो रही है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। यहां इमरान खान साहब जब मिलते हैं, किससे मिलते हैं? कभी किसी मजदूरों की यूनियन से मिले, कभी ट्रेड यूनियन के इजलास में गए? किन लोगों पर लीन कर रहे हैं आप मुझे बताएं? जिन लोगों की वजह से आपकी स्टील मिल बर्बाद हुई थी वो ठीक करके देंगे हमें? ये रिकॉर्ड पे है जो रोल था हमारे, वो बताएं, आके क्लियर करें। 2002 में उनके खिलाफ ये चार्ज लगा था जो हमारे वजीर हैं कॉमर्स के, क्या डेस्कॉन के जो मालिक हैं या नहीं आप? तो ये लोग रज़ाक दाऊद की बात, मतलब बात ये है कि जिन लोगों ने स्टील मिल को बर्बाद किया, जिन पर ये इल्जाम है, वो हमें ठीक, तो ये मसला है। हम जहां पे हम ना जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, जिस तरह हमारे एक दोस्त कैंसर को हाथ डाल लेते थे तिब की जो है वो पेशा इख्तियार करने के बाद, तो ये मसाइल है। अच्छा नहीं, मैं एक तो अलीना, काजी सईद साहब ने गुफ्तगू में ये कहा कि क्या इस मुल्क को सहाफ़ी चलाते हैं? तो जनाब बिल्कुल सहाफ़ी चलाते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, जावेद चौधरी साहब कितने बड़े कॉलम निगार हैं, एक्सप्रेस के, टीवी का प्रोग्राम भी करते हैं। पिछले आप उनके 2 साल के प्रोग्राम उठा के देख लें, नवाज़ शरीफ जो हैं वो टीपू सुल्तान हैं और शहबाज शरीफ शायद टीपू सुल्तान के अब्बा जान हैदर अली हैं और हमज़ा शहबाज जो हैं वो भी एक जहाद में मसरूफ़ हैं। ये लेक्चर देते हैं वो इन प्रोग्राम्स में। उनके वालिद मोहतरमी का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको पर रहम करे, उन्हें गरीक रहमत करे। हमज़ा शहबाज साहब पूरी पार्टी को लेके उनके गुजरात के नज़दीक एक गाँव है, फातह खानी करने के लिए गए हैं वहाँ पे।
तो जहाँ पर हमज़ा शहबाज फातह खानी करने के लिए जाएगा और अपने ताऊ का और अपने अब्बा जी का पैगाम लेके जाएगा, तो वो सहाफ़ी हुकूमत नहीं चलाता, वो हुकूमत ही चलाते हैं रात को। ये जो 7 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 10 बजे ये जो सजाई जाती हैं महफ़िलें, और वहाँ पर वो सारे लोग आकर नॉन इश्यूज़ पर बात करते हैं जिनका पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वो एक्चुअली गवर्नमेंट ही को चला रहे होते हैं। वो जो अहम मौज़ूआत हैं उनसे तवज्जो हटा के तो वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये काजी साहब, ये गवर्नमेंट नहीं चला रहा है साहब। मैं गवर्नमेंट चलाना और एक समाज में जो सर्विसेज और डिलीवरेंस है, देखिए ना, अब आप खुदा न खास्ता अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मुझे सेहत दे, हमें कोई इशू हो जाए तो हम सीधा इमरजेंसी में जाएंगे, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठा होगा मुशक्कती बेचारा हमारे किसी सरकारी अस्पताल में जो 12 घंटे से मुशक्कत कर रहा होगा, और वहाँ पे जो है 500 मरीज होंगे, 12 बेड होंगे, वो बेचारे वो लोग हैं, ये बाहर निकलते हैं, इन्हें हम डंडे। कभी आपने देखा कि जब भी हमारी वर्किंग क्लास के किसी सेक्शन से कोई भी तबका बाहर आता है बिलबिला के तंग आके, कभी कोई लीडर गया है पीटीआई का, पीपीपी का? कल क्या किया जनाब बिलावल भुट्टो साहब, आप बड़ा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मार मार के बुरकस निकाल दिया आपने टीचर्स का वहां पे कराची में। ये थी वो रोटी और ये तो कपड़ा और मकान जो दिया आपने। ये टीचर्स के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, जो माल रोड पे बैठे हैं, इसकी 25-25 हज़ार की कटौतियां कर रहे हैं। तो जो रियल तबकात हैं उनको कुचल दो, और जो हुक्मरानी के नाम पर आप पे मुसल्लत हैं उनकी आप जिंदगियां देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके इलाके देखें, उनकी हाउसिंग सोसाइटियां देखें, उनका रहन सहन देखें, और उनके बेनामी अकाउंट्स देख लें आप, और या बाहर के जो पैसे हैं वो देख लें। 21 बिल्डिंगें देख लें अपना लंदन में जनाब के नवाज शरीफ फैमिली की, जो डेली मेल ने बताई हैं। ये हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अलीना, अगर आप मुझे इजाज़त दें, भले आप भी इस पर कमेंट करना चाहें, मुझे ये बताइए सईद काजी साहब, PhD डॉक्टर्स और बनी गाला के में उनके सामने उन पर लाठीचार्ज करना। अभी चेयरिंग क्रॉस पर मैंने कोशिश की कि वहाँ पर जो हाफिज़ खालिक नदीम साहब पंजाब प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे हमारी बात हो जाए, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर साहब से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता। ज़ाहिर है सरकारी मुलाजम है, वहाँ पर बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे ख़तरात मंडला रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, ये आपने तसव्वुर किया था कि ये लोग इस तरह से बैठेंगे, एहतजाज करेंगे? और एक और बात कह दूँ, पिंडी में YDA ने वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में डॉक्टर तारक नियाज़ी को तब्दील किया। इन्होंने करवाया जनाब राजा बशारत अब्बासी साहब ने थ्रू पंजाब असम्बली। इंतहाई शर्मनाक, और वादा भी किया शहबाज गिल ने कि उनको हम कर रहे हैं रीइंस्टेट, वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो ये तवक्को थी कि इस तरह का झूठ ये लोग बोलेंगे? देखिए समी इब्राहिम साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस ये जो रोल हैं, मिसाल के तौर पर जो रोल जो है ना, इनका जो क्या किरदार रह गया, बड़े ये मुकद्दस ऐवान है, हम तो मुकद्दस समझते हैं लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए के हवाले से जो आते हैं। पहली बात आप क्या कह रहे थे, मैं थोड़ा सा फिर मेरा आज दिमाग सही बात नहीं कर, आपने सवाल कुछ और किया। मैंने सवाल ये किया था कि PhD डॉक्टर्स पर हमला बनी गाला के सामने। हाँ, मुझे आ गया, सॉरी बाइबल। मुझे बताएं कि खाकान अब्बासी साहब पहली तकरीर करते हैं तो उसमें फरमाते हैं कि नौकरियां देना सरकार का काम नहीं है। जब गवर्नमेंट PTI की आती है तो इमरान खान ने तो ये नहीं कहा, अलबत्ता इनके वजीर खारजा कहते हैं नौकरियां देना हमारा काम नहीं। अरे भाई, हमने आपको तो नौकरी दे दी, वजीर खारजा की तनख्वाह तो मेरी जेब से, इस मुल्क के अवाम की जेब से चली गई, वजीर आजम की भी चली गई, तुम्हारे बिजली के बिल भी हमने दे दिए, तुम्हारे हेल्थ के बिल भी हमने दे दिए। तो इस समाज में हमने आपको किस लिए भेजा है? ठेके बेचने के लिए, ठेके फरोशी के लिए भेजा हमने वहां भेजा है आपको हमारी टैक्स मनी से कि जाओ हमारे बच्चों को पोलियो के टीके लगने चाहिए, हमारे बच्चे भूख से नहीं मरने चाहिए। और तुम कहते हो ये मुलाजमत करते हैं आलमी मालियाती इदारों की, ये इन सेठों की मुलाजमत करते हैं हजूर, और पैसे हमारी जेब से जाते हैं। हर चीज पे टैक्स है, इतना टैक्स है यहाँ पे 80-90% टैक्स इनडायरेक्टेड जो है, इनडायरेक्ट टैक्स अवाम देती है। और ये कहते हैं कि नहीं जी नौकरियां हमने नहीं देनी, आप NGO से जाके ले लें, उधर से जाके ले लें, और तो फिर तुम जाओ, तुम वहीं NGO पे हुक्मरानी कर लो, हमारे ऊपर हुक्मरानी क्यों करते हो? तो मसला क्या है जो अलीना बात काजी साहब देखिए, वो कह रहे हैं हम गरीबों को घर भी बना के देंगे, हम नौकरियां भी देंगे। फिर इमरान खान साहब जब तकरीरें करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो बुनियादी हकूक हैं किसी भी इंसान के, हम उसे एसेंशियल और बाइंडिंग बनाएंगे। देख लेंगे जब देंगे। मुझे एक बात बताओ अलीना, इस वक्त यहां 5 से 7 मरले का घर 2.25 करोड़ रुपए का हो गया है, और करोड़ रुपया सिर्फ अखबारों में लिखा हुआ देखा है। यहां के 22-21 करोड़ या 21.5 करोड़ लोगों ने पढ़ा हुआ कभी नहीं देखा। ये कैनट इमेजिन कि उसका वजन कितना होता है, उसका हजम कितना होता है।
मुझे ये बताएं, इज इट रियलिस्टिक? यहाँ पे साफी भी प्लाट ले लेगा, मैं भी ले लूंगा, ब्यूरोक्रेट भी ले लेगा, और माफी चाहता हूँ जज भी ले लेगा, मगर इस मुल्क के अवाम का हक नहीं है एक जमीन का एक टुकड़ा जहाँ पे वो रह सके और उसका घर बन सके। घर बनाए हैं, ह्यूगो चेवेज ने बनाए थे, इस वक्त निकोलस माडुरो पूरे उसका घेरा तंग किया हुआ। 3 मिलियन घर इस दिसंबर में वो डिलीवर कर रहा है 3.5 करोड़ की आबादी में से। मगर कैसे किए उसने कोई प्राइवेट सेक्टर को नहीं बुलाया, उसने PDVS से जो पैसे निकाले, जो उनकी सब ऑयल कंपनी है, बना के दिए। तरीका है जो समी साहब अभी कह रहे थे और 1973 के बजट का कर रहे थे, कौन माई का लाल बनाएगा वो बजट, कौन टकराएगा इन्वेस्टेड इंटरेस्ट से? तो इसलिए जब तक नहीं टकराएगा मकान फिर ऐसे ही होंगे जैसे हैं हमारे आजकल। जी अलीना, क्या सवाल है आपका? यानी कि असद उमर में और इसहाक डार साहब में कोई फर्क नहीं है, आप ये कह रहे हैं फिलहाल, ऐसा लग रहा है? देखें, असद उमर में और इसहाक डार साहब में एक जरूर फर्क है। वो बाकायदा, मैं माफी चाहता हूं, पार्डन माय फ्रेंच, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के मुंशी थे, उनको रकम इकट्ठी करके दे रहे थे। मैं नहीं समझता कि असद उमर साहब ये काम कर रहे हैं। और ये या इमरान खान के, मैं उनके फलसफे सियासत से एग्री करूं या ना करूं, मैंने नहीं सुना कि उनकी इंटेग्रिटी की उन्हें कभी अभी ऐसी कोई बात हुई हो। और ना असद उमर साहब जो हैं वो इसहाक डार के बेटों की तरह जो है एम्पायर खड़ी कर रहे थे, वो क्या है HDL की। अच्छा, ये बात तो ठीक है, ये तो अलीना, लेकिन मेरा जो शुरू में मैंने सवाल किया था, ये डील है या इल्यूजन है, मुझे ये बताएं। नवाज शरीफ की डील है? अच्छा, मैं चाहूंगी कि काजी साहब इस पे कमेंट करें, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि हमें जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो काजी साहब हमें इस पे कमेंट देंगे। कुछ अंदर की खबरें भी होती हैं काजी साहब के पास, हो सकता है आज इस प्रोग्राम में वो अंदर की खबर भी दे दें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले समी साहब ने एक बड़ा अहम सवाल किया था जिससे आगाज़ भी किया था, और वो काजी साहब से था कि काजी साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब के बारे में NRO की बड़ी बातें हो रही हैं, ये अलूजन है, ढील है या डील है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े के बाद जो इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आसिफ सईद खोसा साहब, बड़े अपराइट आदमी हैं, और उनके होते हुए जो कोई मावराए अदालत तो काम होगा नहीं, ये मेरी ये है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल कुल्ली तौर पर मिना हो जाता है, या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का रोल कुल्ली तौर पर ख़त्म तो नहीं होता, वो बहुत ही, और वो रोल और बढ़ गया है। और ख़ास तौर पर हमारी जो सिविलियन एलीट है और ये जो हमारी जो डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एलीट है, इसकी नाअहली, सुस्ती और इसकी ये चोरी चकारी की वजह से हमारे पास ये जो दूसरा तीसरा दौर जा रहा है, इन्होंने अपने हाथ से इनिशिएटिव खुद निकाल दिया है। एक बात तो ये तय है। दूसरी बात ये है कि मैं अंदर की खबरें तो मेरे पास बाहर की खबरें होती हैं, अंदर की खबरें कोई नहीं होती। मुझे बज़ाहिर लगता है कि दे आर इन बंद गली में है और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब को एहसास हो गया है कि जनाब ये जो मोहम्मद जुबैर साहब और ये जो कहते थे कि जनाब आप बहुत बड़े लीडर हैं, देखें शहबाज शरीफ साहब बड़े ज़हीन आदमी हैं, उन्होंने क्या भाईजान की पे करते हो, चंगा भला काम चल रहा है, यहाँ पे तरक्की हो रही है, ठेके हो रहे हैं, ये आपको लीडर बनाने के चक्कर में बन गए तो क्यों मरवाते हैं भाईजान हमें? तो ये बाद में अमली तौर पर अब एहसास, खास तौर पर जिस दिन यहाँ वो आके उतरे हैं और उसके बाद वो बताया जाता है मुबैना तौर पर कि वो सुन रहे थे, वो शोर कहाँ है उस जम गफीर और उस संभोग का, वो तो नहीं था। तो वो कुछ थोड़ी सी रियलिटी चेक हुआ है, यू नो, रियलिटी बाइट। एक रियलिटी चेक मैं भी अभी आपको दिखाता हूँ कि हम तवक्को तो ये कर रहे हैं कि ये हुकूमत और इसके वज़रा कोई गरीब लोगों की, पाकिस्तानियों के लिए, उनकी दादरसी के लिए कुछ करेंगे, या कम अज़ कम जो इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छे काम कर रही है उसको बताएंगे। एक छोटा सा क्लिप है, ये आप देखें, जो हमारे गोलू मोलू जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, ये जनाब फवाद चौधरी साहब सऊदी अरब गए हुए हैं किसी सकाफ़ती ताइफे का फंक्शन देखने के लिए। आई होप कि उसका हिस्सा ना बन जाए, वापस भी आने वाले हैं। नेस्ले एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट पेश हुई कि जो पानी वो बनाते हैं, जिस बॉटल में वो बेचते हैं, अब मैं कह के थक गया हूँ यहाँ पे, वो फूड ग्रेडेड नहीं है और उससे अगर वो धूप में पड़ी रहे तो कैंसर होता है। इसके अलावा और भी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। नूडल्स जो आप खाते हैं, पाकिस्तान में तो किसी ने लेड जो है वो चेक नहीं किया, लेकिन इंडिया में वो लेड चेक हुआ। 3 साल तक उस पर पाबंदी रही क्योंकि उसकी रेशो ज़्यादा थी
और वो नेस्ले की उस प्रोडक्ट पर वहाँ पर पाबंदी लगाई गई। फिर नेस्ले ने यह भी एडवर्टाइज़ किया, यानी एक देखें कितना बड़ा झूठ, कि माँ के दूध से नेस्ले का दूध अच्छा है, और इस पर बड़ा उनके खिलाफ केसेस भी हुए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ उनके ऊपर चार्जेस। उस पर थोड़ी मैं तस्दीक कर दूँ, उन्होंने कहा कि माँ के दूध से हमारा दूध अच्छा है हमारे लिए, हमारे से माल बनाते हैं हमारे लिए, सही कह रहे हैं। अब ये फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, ये कोई हुकूमत की बात नहीं कर रहे। एक ज़रा क्लिप देखें, ये उस नेस्ले को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट पेश हुई उसके लिए हमने भी सवाल किए, पूरी कौम सवाल कर रही है इस मल्टीनेशनल से, लेकिन ज़रा फवाद चौधरी साहब को देखें वो किन चक्रों में पड़े हुए हैं। अब ज़रा सईद काजी साहब, ये जो सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जहर बेच रहे हैं, तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, ये वज़ीर इत्तलात और नशरियात ये कह रहे हैं कि वो शेखुपुरा प्लांट को देख के कि मैं मिसमराइज़ हो गया हूँ। आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, जब उसको रिपोर्ट किया तो ये नेस्ले वालों ने मुझसे भी रब्ता किया और कहा कि जाइए आपको हम शेखुपुरा में ले जाते हैं। मैंने उनसे कहा भाई मुझे वो आप फैक्ट्री ना दिखाएं, हमें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट में सवालात हैं उनके जवाबात दे दें। ये क्या आपने बॉटल अपनी फूड ग्रेडेड कर ली है, और जो उसके ऊपर आप लेबल छापते हैं क्या ये वही कुछ है जो उस बोतल के अंदर है, और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने कहा जी आप बस आके खुद देख लें, हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। मुझे ये बताएं, ये वज़ीर इत्तलात और नशरियात, खुद इनके ऊपर चार्जेस हैं करप्शन के, ये एक ऐसी कह रहे हैं कि मैं मिसमराइज़ हो गया हूँ, उनके ये स्पोक्समैन बन गए हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का नहीं पता? ये वो मल्टीनेशनल्स करती क्या हैं, हड्डी डाल देती हैं, मीडिया में कोई बात नहीं उनके खिलाफ आती, बड़ी बड़ी इश्तिहारी कैंपेन। ये सईद काजी, ये इसको क्या कहेंगे आप? ये वज़ीर इत्तलात और नशरियात का काम है? नहीं, ये बिल्कुल उनका काम नहीं है। वो स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट के हैं, वो नेस्ले के स्पोक्स पर्सन नहीं है। बाकी दूसरी बात जो उन्होंने कही जी आएँ या इन्वेस्टमेंट करें, ये बुनियादी तौर पर ना ये इनकी गलतफहमी बड़ी जल्दी निकल जाएगी। ये मैं अब इस पर दोबारा किसी एकेडमिक बहस में नहीं जाता कि ये जो इन्वेस्टमेंट का जो हमने एक अमृत धारा रखा हुआ है ना, और ये ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ का जो इंतहा होक्स, मैं इसे होक्स कहता हूँ, ये ग्रोथ का एक होक्स है। ये ग्रोथ जो है ये एंटी पीपल ग्रोथ है यहाँ पे जो हो रही है। और यहाँ पे जो है यहाँ की राइट्स क्या हैं, यहाँ जो इन फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं उनकी स्ट्रगल कभी सामने आई, कभी हुकूमत ने, और हम तो उनका नाम नहीं लेते, हम तो इनके साथ आके बैठ जाते हैं, जो जिनके साथ चेंबर्स के साथ बैठे हुए हैं और समय उन्हें कह रहे हैं वो तरक्की कर, वो तो तरक्की कर चुके हैं। अब मैं आपको एक फिगर देता हूँ, सिर्फ स्टील मिल की बर्बादी से आपको पता है 4 कंसर्न जो हैं उन्होंने कितने पैसे कमाए 10 सालों में? 80 अरब रुपया। यानी आज कल की रिपोर्ट है डॉक्टर फरूख सलीम की, वो कहते हैं कि जनाब अगर स्टील मिल चल पड़ी तो इनकी जो अरबों की दिहाड़ियां वो तो खत्म हो जाएंगी। यानी ये है। और ये जो मल्टीनेशनल्स हैं पूरी दुनिया में तकरीबन अब मैं 800 900 जो 80% से ज़्यादा पैदावार कंट्रोल करती हैं, इन पे बड़े चार्जेस हैं। और दूसरी बात यह कि ये इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खुद अपने मुल्कों में इन्हें बर्बादी कर दी है। अब इनकी मर्जी के बगैर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट नहीं होता। 60 to 70% फंडिंग अमेरिकन इलेक्शन की ये करते हैं। काजी साहब, पाकिस्तान के अंदर आप ये नेस्ले कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे इसके खिलाफ कोई आप इश्तिहार चला के दिखा दें, इसके खिलाफ कोई आप बात करके दिखा दें। हर जो चैनल है, हर जो अखबार है, मीडिया आउटलेट इतनी बड़ी हड्डी उसके सामने फेंक देते हैं, इश्तिहारों से उनका मुंह बंद कर देते हैं और लिखवाते हैं नीचे, आप देखेंगे चैनल्स के नीचे निजी कंपनी के बारे में, निजी कंपनी के हवाले से, क्योंकि उनकी कंपनी का नाम ना आए, उनकी कोई वो ना ख़राब हो मार्केटिंग। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि क्योंकि हम तो खैर तजिया स्पेशल जो वीकेंड्स पे करते हैं ज़्यादातर इन इश्यूज़ को कवर करते हैं। मैं अगले 8-10 दिनों में इंशाल्लाह ताला ये जो इन्होंने जाके ट्विटर पे कैंपेन चलाई, जब हमने इनसे सवाल किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में आप क्या इसके जवाब देंगे, आपने क्या चीज़ें करेक्ट की है, तो इन्होंने ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया सईद काजी साहब कि आई ट्रस्ट नेस्ले, यानी बजाय इसके कि जो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसका जवाब देने के आई ट्रस्ट नेस्ले। और उसमें आप ये देखेंगे बाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो खुद करप्शन के जी समी साहब, एक चीज मैं यहाँ पे सिर्फ शामिल करना चाहूंगी। मुझे समझ आ गई है कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने ये बात क्यों की है। वो ये है कि पहली तो बात ये वो बड़े मेस्ड अप हैं। फिर जैसे कि हमें पता है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनकी मिनिस्ट्री जो है वो चेंज हो सकती है और हो सकता है उन्हें आईटी या साइंस की मिनिस्ट्री मिल जाए। अब जो साइंस की मिनिस्ट्री है समी साहब, उसके अंडर आता है रिसर्च और क्वालिटी। अब ये वहीं से इनकी रिपोर्टें आनी है और वहीं से इनको टिक मार्क मिलना और वहीं से इन्होंने सारी चीजें करनी है। तो जो काजी साहब ने बात की है ना कि ये बेसिकली जो स्पोक्स पर्सन है ये है नेस्ले के, तो काम करना उन्होंने अपनी अगली मिनिस्ट्री के लिए शुरू कर दिया है, जो मुझे लगता है। ये
बिल्कुल, ये उन कंपनियों की तर्जुमान बन गए हैं जो पाकिस्तानी अवाम को, कौम को लूट रही है। सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं, जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको पता चलेगा इनकी मुदाखलत क्या है। अभी रिसेंटली जो विकी लीक्स हैं, रिसेंटली नहीं आई थी विकी लीक्स, तो अभी एक कॉलम जावेद नकवी साहब ने डॉन में छपा है वो, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो उनके जो जेटले हैं, क्या ना, अरुण जेटले फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, वो कैसे ब्रीफ कर रहे थे अमेरिकन को और कह रहे थे देखें ये जो हमारा फंडामेंटलिज्म है ये सिर्फ हमारा दिखाने के लिए है। अच्छा, अब मैं इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनकी इतनी बड़ी मुदाखलत है कि ये हमारे जैसी क्लाइंट स्टेट्स जो हैं इनमें इनके ये हुक्मरानियाँ, ये वजारतें, और ये ख़ास तौर पर आपकी वजारत ख़जाना जो है, आपको पता है कि मुबैना तौर पर इसहाक डार साहब अपने बचाव के लिए इन इदारों के में भी लॉबिंग करते रहे जिनकी असल खिदमत इनकी खिदमत करते हैं। ये हमारा वजीर खजाना जो था ना, ये इसहाक डार की आपने बात की है, जो बाकी के हैं, ये एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है जो इनकी वसूलियां करके देता है यहाँ से इनको IMF की। तो ये इतनी इनकी मुदाखलत बढ़ गई है कि जब तक इसको आप नहीं रोकेंगे, आप पानी की बात करते हैं हमारी जिंदगी में, आप क्या समझते हैं हम हुक्मरान है यहाँ पे? हम हुक्मरानी कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बना सकते हैं? आज एजुकेशन पे, बजट पे आप 25-30% का फैसला कर सकते हैं? आपके इस्लामाबाद में बैठे हुए 5-7 बंदे आलमी मालियाती इदारों के, 2-2 इधर बैठे हुए हैं, एक स्टेट बैंक में बैठा हुआ है, एक एक चीज मॉनिटर करते हैं। ये वो गुलामी है जो अंग्रेज से भी बदतर थी, और इसे कौन टकराएगा, इसको कौन तोड़ेगा? ये वो लीडर होगा फ्यूचर का। मैं आपको एक और बात बताऊं, और ये आपने सईद काजी साहब बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं ये इनको स्टडी कर रहा था। ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, ये बुनियादी तौर पर जो मीडिया बाइंग हाउसेज हैं, ये बड़ी कंपनियां उनके ज़रिए ये एक्ट करते हैं। और आप उठा के देख लें, जो बयानिया जिस चैनल का, जिस मीडिया आउटलेट का भारत से मिलता होगा, अमेरिका से मिलता होगा, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ होगा, उसको आप देखें वहाँ पर इनके इश्तिहारात की भरमार होगी। उसको फाइनेंशियली ये मजबूत करेंगे। ये बुनियादी तौर पर इनाम कराम और रिश्वत देने के लिए इन मल्टीनेशनल्स के इश्तिहार आते हैं, और ये वो अपना जहर भी बेचते हैं वहाँ पर। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई और बरे सगीर पाको हिंद पर कब्जा किया, इसी तरह अब ये मल्टीनेशनल्स आती हैं, अपनी प्रोडक्ट लेके जेब से पैसे निकालती हैं, जहर बेचती हैं, और फिर फवाद चौधरी जैसे रंगीले जो वजीर हैं उनको अपने साथ मिलाकर ये उनको अपना एम्बेसडर बना के वो लेके जाती हैं। मैं पूरा नेक्सस कि ये है क्या और ये किस तरह से काम करती हैं आवाम के हम सामने रखेंगे, क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के बयानिए से। अभी आप देखें, पूरे पाकिस्तानी चैनल जो हैं वो कलअदम तंजीमें, पाबंदी लगा दो। भाई मेरा सवाल है ये कि हाफिज सईद जो हैं या मौलाना मसूद अजहर जो हैं, इनकी जो तंजीमें हैं वो कालदम तंजीमें तो हो चुकी हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो कश्मीर को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान में इन्होंने क्या दहशतगर्दी की है? कर दें, इन पर पाबंदी लगा दें, लेकिन फिर जो बाकी हिस्सा है जो कश्मीर के अंदर भारत कर रहा है उसके बारे में भी तो को बोले, हमें बताएं तो सही कि उसका क्या हल होगा। वहाँ पर जो रेप हो रहा है, जो कत्लो गारत हो रही है, ये नेशनल एक्शन प्लान का ताल्लुक पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस से था, और जो लोग खुद फतवे देते हैं जहादी बन के और लोगों को मारने का फैसला कहते हैं कर दिया गया, ये उन हवालों से था। कश्मीर को कहाँ इसमें आपने मुलव्वस कर दिया? ये तो भारत की डिमांड थी कि जनाब ये तंजीमें जो हैं इनके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, इनको भी आप अलहदा करें। भाई ये बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन आप कश्मीर के अंदर जुल्म बंद करेंगे तो तब होगा ना ये सब। रेसिप्रोकेट तो करें ना आप। काजी सईद, अगर कश्मीर में लाशें गिर रही हैं और तो मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी खामोश होकर बैठ जाएं? देखिए, सबसे बड़ी दहशतगर्दी इस वक्त कश्मीर में अब इंडिया की फौज कर रही है। और मैं एक और आपको बता दूं, रियासती दहशतगर्दी के मुकाबले में एक स्टडी भी आई थी, जो डेथ्स जो हैं वो टेररिज्म को मंसूब की जाती हैं, उनको अगर कंपेयर किया जाए उन डेथ से जो ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज कर रही हैं दुनिया में, शाम में जो किया, इराक में जो किया, अफगानिस्तान में वो किया, वो आटे में नमक के बराबर। यानी ये जो सेक्टेरियन जो अमवात हुई हैं या दूसरी जो टेररिज्म को हम एट्रीब्यूट करते हैं, वो नेग्लिजिबल है उनके मुकाबले में। आपको पता है कितने मिलियन, अभी आज इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको पता है कि इस वक्त कहत जो है टूट पड़ा है अफगानिस्तान में, और वहां पे लाखों लोग जो हैं, आधी से ज्यादा आबादी इफेक्ट हो गई है। कुछ तकरीबन कई 23-24 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये किया इन्होंने वहां जाके। ये इससे बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है कि $1 ट्रिलियन का असला और बारूद आपने अफगानिस्तान पर बिछा के रख दिया। कोई टेररिस्ट ये काम कर सकता है? आप सईद साहब, जिनको आप जो मर्जी कहें, हमारा नुक्ता नजर उनसे मुख्तलिफ हो सकता है और है भी, लेकिन ये काम जो वो उन्होंने कारपेट बम कहीं मारा है? उन्होंने कहीं पे किसी स्टेट के अंदर जाके कब्जे किए हैं? ये लैटिन अमेरिका में देख लें इन्होंने क्या किया, या अफगानिस्तान में देख लें इन्होंने क्या किया। कि वो किसने किया था 9/11?
यानी कोई उसका सबूत नहीं था, और ये चढ़ दौड़े पूरी दुनिया पर। कल मैं एक अमेरिकन जनरल की बात सुन रहा था, वो खुद सर पकड़ के बैठा था कि ये तो 5-7 मुल्कों में इन्होंने फैसला कर लिया अंदर जाकर। तो ये स्टेट टेररिज्म है, रियासती दहशतगर्दी है, और उसका एक नतीजा एक दहशतगर्दी की जवाबी सूरत में निकलता है, जिसको ये ब्लो अप करते हैं टीवी की स्क्रीन पर, अखबारों की सुर्खियों में, और उसको डिमोनाइज करते हैं, जिस तरह ये इस्लामोफोबिया इन्होंने बना दिया यहाँ पे। अब देखें जो वहाँ हुआ न्यूजीलैंड में, और जो कुछ हो रहा है, ये चाहते हैं टेररिज्म इनकी हेल्प करता है। ये लोगों के इस टेररिज्म की बुनियाद पे झूठ बोलते हैं अपने अवाम से असल मसाइल को दबाने के लिए और इन मसाइल को ऊपर लाने के लिए। बिल्कुल, ये काजी सईद साहब आपकी बात सही है। तो इन हालात में जो पाकिस्तान का हमारा जो अपना बयानिया है वो एक बड़ा कॉशियसली उसको बनाना चाहिए। और ये जो हमारे टेलीविज़न पर एक बहस छिड़ गई है जिसमें हम इस बात से कतई नज़र के इसका कश्मीर में क्या इम्पैक्ट होगा, बजाय इसके कि जो कश्मीर के अंदर जुल्म सितम है हम उस पर बात करें। हमारे पॉलिटिशियन अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बिलावल भुट्टो को देखें, इधर इनको देखें, ये कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने तो ये कह दिया कि आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं इनको। अब अंदाजा करें, अब देखिए ना, मैं कह रहा था कि उनके बारे में एक राय बन रही थी कि यार वो बड़े ठंडे और बड़े एक स्टेट्समैन के तौर पे उनका एक तस्वर उभर रहा था। जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी, इस तरह इट वाज एज इफ स्पाइल्ड चाइल्ड जो होता है, इस तरह कहता है मैं नहीं मानता, आपने इनको बमों से प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर कर दिया। नहीं, ये इतनी स्टूपिड बात थी, आई कुडंट बिलीव दैट। देखें ये इज कमिंग फ्रॉम जनाब बिलावल भुट्टो साहब। तो मैं हैरत ज़दा रह गया। अब लड़ाई क्या थी, फिर हम कैसे ना कहें कि जनाब ये वालिद बचाओ मुहिम है, और या इससे पहले नहीं, या ये सूरत हाल आज पैदा, अगर ये हकीकत है जो आप कह रहे हैं, तो ये आपके ऊपर पर्चे होने से पहले ये सूरत हाल एग्जिस्ट नहीं करती थी। तब तो आपने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। एक बयान दिया था जरदारी साहब ने कि वो बिल्ले वाला, और उसके बाद कुछ अरसे के लिए वो दुबई तशरीफ ले गए थे। उसके बाद ये दूसरा बयान आता है। वाई? क्या इसलिए महंगाई की आज आपको पता चला है महंगाई है, और एक तरफ महंगाई पे आप डंडे मार रहे हैं कराची में जो टीचर्स हैं, और साथ महंगाई मार्च कर रहे हैं। यार ना करें फ्रॉड, खुदा के लिए। अब ये नहीं छुपता। जब जैसे मैं आज समी इब्राहिम को कह रहा था कि जनाब आज के टेक्नोलॉजी ने ना ये सारे ढक्कन उठा दिए हैं, कोई फरेब कोई फ्रॉड छुपा नहीं रह सकता। अलीना, कोई फ्रेब कोई फ्रॉड छुपा नहीं रह सकता। तो ये जो लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म, वो बिल्कुल एक्सपोज है। लेकिन कल आपने जो प्रोग्राम के आखिर में जो बात कही थी ना कि आप समंदर से ज़मीन से तेल निकालने की कोशिश करें, पाकिस्तान की कौम से तेल ना निकालें। जी समी साहब, आज भी अभी मैं देख रही थी खबरों में, तो पता चला कि हो सकता है कि पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो भी बढ़ जाएं। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो फिर काजी साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इसका क्या असर होगा। लेकिन इससे पहले जो आप लोग बात कर रहे थे उसमें सिर्फ मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगी, बेशक आप जवाब दे दें या काजी साहब जवाब दे दें। अभी FATF वाले आए हैं, उन्होंने फिर से वही बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हम मुतमईन नहीं हैं इन सारी चीज़ों से, और जब भी हम बात करते हैं FATF के हवाले से तो हम उसे IMF से कनेक्ट करते हैं। तो उसमें फिर हमें इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए समी साहब? अगर हम यहाँ पे स्टेप नहीं लेंगे तो फिर किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि वो इससे मशरूत कर देते हैं इन चीजों को। जी काजी साहब, देखिए पहली बात तो ये कि इकॉनमी तो अब अमेरिका में भी आगे नहीं जा रही। आप देख लें, एक 2008 के बाद एक और रिसेशन की बातें हो रही हैं और इकॉनमी स्टॉल्ड है। और पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि ग्रोथ रेट का कोई तल्लुक नहीं रह गया इस निज़ाम में लोगों की वेलफेयर से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने की टेररिज्म की। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपसे, टेररिज्म की ये बात करते हैं। इस पिछले साल 2018 में सिर्फ अमेरिका के अंदर जो टेरर हिट्स गोरों ने की हैं उनकी तादाद 308 है। और मेरे ख्याल में अगर मेरा हाफिज़ मेरा साथ दे रहा है तो साल में 365 दिन होते हैं और सारे गोरे थे। और ये उसकी मतलब इसकी कॉजेज हैं और ये कहाँ नहीं हो रहा। एक बात। दूसरी बात ये कि FTF जो है उसे नज़र नहीं आता कि आप इराक पर चढ़ दौड़े थे। उसने अमेरिका पे जाओ, क्या उसे अमेरिका पर सैंक्शन लगाए। एक वहां से बारूद एक जरा नहीं निकला केमिकल का और आबादियों को। और शाम में जो उनका माइकल फ्लिन, उनकी एक बड़ी डिफेंस एजेंसी का रिटायर्ड चीफ है, वो अभी जाए अल जजीरा के में इंटरव्यू दिया उसने, जिसमें उसने माना है कि हमने ISIS बनवाई थी, लगाए पाबंदी उस पर कोई। ये तो गुंडागर्दी है। जिस तरह यहाँ कोई बदमाश आ जाए शहर में और हम उसका कुछ ना बिगाड़ सकें, तो ये करते रहें। और बिल्कुल इसी तरह जो RSS है, इंडिया की तंजीम जो मुसलमानों को मार रही है, क्रिश्चियंस को मार रही है, वो दहशतगर्द तंजीम नहीं है। उसकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? मोदी उसको सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका मोदी की सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने उनको इजाजत दे दी है
कि वैसे ईरान के खिलाफ पाबंदी है, लेकिन भारत को इजाज़त दे दी है, ईरान टर्की को इजाज़त दे दी है कि आप ईरान के साथ तिजारत कर लें। वहाँ पर फैटफ की कोई लिस्ट नहीं आई, वहाँ पर कोई IMF का दबाव नहीं आया। मोदी जो इंडिया के वज़ीर आज़म हैं वो RSS के साथ हैं, यूनाइटेड हैं, और वो तंजीम भारतीयों की, हिंदुओं की इंतहा पसंद तंजीम है, उसकी फाइनेंसिंग को रोकने की कोई बात नहीं करता। तो ये जो काजी सईद साहब ने कहा ये एक फ्रॉड है जो हम पर मुसल्लत किया गया है। और हमारा फॉरेन ऑफिस, मुझे इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के दिल में हो सकता है वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश हो, और वाशिंगटन को खुश करने के लिए, दुनिया को, वेस्टर्न दुनिया को खुश करने के लिए वो कह रहे हैं कि जनाब फॉरेन ऑफिस रिकमेंड कर रहा है कि जी आप चाइना से कहें कि जी वो वीटो कर दे, वीटो को ना करे, और जैश मोहम्मद पर, मसूद अजहर पर अगर कोई पाबंदी लगाना चाहता है अमेरिका और इंडिया और अच्छा, लास्ट मिनट चल रहा है। काजी साहब से मेरा सवाल है, काजी साहब, जब मैंने कल प्रोग्राम खत्म किया था तो मैंने एक बात की थी जो सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है कि PTI की गवर्नमेंट से हम हाथ जोड़कर एक बात करते हैं कि वो भाई जमीन से तो तेल निकालें लेकिन अवाम का तेल ना निकालें। तो आपको क्या लगता है कि जमीन से ही तेल निकलेगा या इसी तरीके से अवाम का तेल निकलता रहेगा? मुख्तसर कमेंट कीजिएगा। मुझे कोई इसमें शक व शुबा नहीं है अलीना के इस निज़ाम में, ये जो न्यू लिबरल इकनॉमिक जिसे कहते हैं, तेल इसमें आपका, हमारा और आवाम का ही निकलना है। अलबत्ता कुछ खुशनुमा वादे होंगे, और वो एक मुस्तकबिल का जो आपको लतीफ़ा मैं सुनाया करता था कि वो किकर में कंडे लगेंगे और फिर नीचे से ऊँट गुजरेंगे और फिर आपकी रकमा अदा हो जाएंगियाँ। तो ये एक कहानी चलती रहेगी। लिहाजा वो जैसे ना हमारे फनकार दोस्त कहते थे, जिसको चौधरी साहब ने पीट दिया था एक, तो उन्होंने कहा यार चौधरी साहब की इस बच्ची की जब भी बारात आई है मुझे कुट जरूर पड़ी है। तो इसलिए हमें कुट पड़नी है इस निजाम में, हमारे लिए नहीं है। कौन होगा तारीख को? मेरी ख्वाहिश थी कि मजीद भी बात करूं, लेकिन आपके इसी कमेंट में मैं आज अपने इस प्रोग्राम से इजाजत लूंगी। समी साहब को, काजी साहब को, और मुझे इजाजत दी। ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।